दोस्तों कई लोगों को ये दुविधा होती है कि ये शेयर बाजार कैसे चलता है, क्या पैरामीटर होते हैं कि शेयर बाजार दौड़ने लगता है और किन चीजों को मद्देनजर रखते हैं बाजार गिरने लगता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ फाइनेंशियल डेटा होते हैं जिनका अगर हम अभ्यास करें तो बाजार को अच्छी प्रकार से हम समझ सकते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच अशोक सोनाग्रा है। अशोक भाई का मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं तो अशोक भाई करीबन 1990 से स्टॉक मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टर है। नॉर्मली जैसा हमने बहुत से लोगों से सुना होता है कि पहले आईपीओ भर रहे होते हैं, फिर धीमे धीमे बाजार को समझते हैं। तो ऐसी अशोक भाई सोनाग्रा की एक बढ़िया सी जर्नी है शेयर बाजार की। और अशोक सोनाग्रा जी इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बताया वो 1990 से करते हैं, और राजकोट में, गुजरात राजकोट में पीडीयू हॉस्पिटल में उनकी जॉब है। तो अपनी नौकरी के साथ इन्वेस्टमेंट होता है अशोक भाई का। और अभी अशोक भाई जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट करते करते बाजार को सीख के रिसर्च करके भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग अशोक भाई से जानेंगे। अशोक भाई ने एक बढ़िया सा डेटा, मूल जो डेटा होते हैं उस पे बनाया है। मूल डेटा क्या होते हैं दोस्तों? जीडीपी, इन्फ्लेशन, आईआईपी, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बाजार में। तो हम अशोक भाई से जानेंगे कि उन्होंने क्या डेटा बनाए हैं और किस प्रकार से अशोक भाई काम करते हैं। राइट, तो रेडी हो मेरे साथ? चलो दोस्त। यस अशोक भाई सोनाग्रा, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, थैंक यू। ग्रेट। तो सर, अशोक भाई आपने क्या डेटा बनाया हुआ है? जी सर, मैंने सब आप ही से सीखा है। सबसे पहले जब मैंने क्लास ज्वाइन किया तो अपने मतलब बीएससी की साइड से कंपनी का सेल्स का, प्रॉफिट का जो डेटा लेने के लिए आपने जो बेसिक सिखाया कि 5000 कंपनियां होती है, उसमें से कौन से इंपोर्टेंस डेटा है, किस तरह से सेक्टर को एनालिसिस करना है, वो सब मैंने आपके क्लासेस में सीखा। ये सीखने के बाद मैंने को पता नहीं था सर कि ये 200-300 पेज का जो एनुअल रिपोर्ट आते हैं उसमें से मेरे काम का कौन सा डेटा है जो मैंने आपकी सीट से सिंपली मतलब जो ये आपकी जो मतलब ये जो मेथड है सर कि वो रिटायर्ड पर्सन को भी समझ आता है और जो बिगनर है उसको भी समझ आता है। तो मैं अपने आप को जब मैंने देखो सर, मैं 99 से इस फील्ड में हूँ, लेकिन बेसिक जो होता है टेक्निकल का तो मैंने बहुत सारे कोर्स भी किए थे, लेकिन उसमें मुझे वो पीई ईपीएस वो कुछ पता नहीं चलता था। और मुझे ये मतलब कैसे कंपनी को मैंने बहुत सारे पेनी स्टॉक भी लिए थे, मतलब ये मेरी जर्नी थी। लेकिन आपके क्लास करने के बाद वो 5000 कंपनी में से इंपोर्टेंट कंपनी के सेक्टर और उस सेक्टर की ग्रोइंग क्या है वो पता चला। लेकिन इसके बाद लास्ट जब एनुअल और उसके बाद सर एवरी क्वार्टरली जो हमारी मीट्स होती है उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर लेता था। लेकिन सर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वो आई कि लास्ट जब एनुअल की जो हमारी मीटिंग्स थी उसमें जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें मेरे और पोंकिया सर के दोनों को एक अलग सा टास्क मिला, यानी कि इकोनॉमिक डेटा का। जब मुझे टास्क मिला ना सर तो मैं थोड़ा मतलब हो गया ये मैं कर सकूंगा, क्योंकि बराबर क्या इंपॉर्टेंट मैं प्रेजेंटेशन के रूप में मैं क्या लूंगा, मेरे को क्या मिलेगा। लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। फिर मैंने उसमें ढूंढना शुरू किया, मैंने और पोंकिया सर ने। कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से मैं बॉम्बे तो पर्सनली नहीं आ सका, और पोंकिया सर ने आके वो प्रेजेंट बहुत बढ़िया किया। ये हमारा जो ये है आपकी वेबसाइट में भी कुछ इसके अंश भी अवेलेबल है, तो किसी को भी देखना है तो वहां पे भी जर्नी स्टार्ट हुई ये इकोनॉमिक डेटा की। ये जो जर्नी स्टार्ट हुई मैंने धीरे धीरे समझता गया। हर महीने जो डेटा आते थे मैंने अलग से अपनी एक डेटा शीट बनाई। आपने जो मुझको वो सीट दी कि कैसे डेटा लेना है, आपका वीडियो बार बार देखता गया सब। क्योंकि देखो मैं कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, नो मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था और मैं एज ए प्रोफेशन में नर्सिंग में जॉब करता हूँ, तो मुझे ये इकोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन इसको मैंने एक टास्क को एक्सेप्ट करके मैंने उस चैलेंज के लिए एक्सेप्ट किया। हर महीने जो डेटा आता था उसको इसमें सब देखो, जीडीपी में एनुअल भी आते हैं, क्वार्टरली भी आता है, और जो पहले डेटा आता है इसके बाद रिपीट जब दूसरे महीने आता है तो पहले वाले डेटे में चेंज हो जाता था। तो मेरे कंफ्यूजन होता था कि पहले तो ये आ गया तो फिर क्यों चेंज। फिर पता चला कि जो पहले आता है वो प्रोविजनल आता है, उसके बाद उसमें फाइनल डेटा है तो चेंज होता रहता है। तो ये मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर मुझे ये पता चला कि जो इंडेक्स है उसको इंपोर्टेंस के अलावा उसको परसेंटेज को इंपोर्टेंस देना चाहिए, कितना परसेंटेज प्लस और माइनस हो। तो ये सब धीरे धीरे सीखता गया, और आज लास्ट 3 महीने से आपकी क्लास की आपके साथ मैं आपके साथ ये इकोनॉमिक आईआईपी के डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस टाइम में जुलाई महीने के आईआईपी को डेटा, डब्ल्यूपीआई का डेटा और सीपीआई का डेटा अगस्त का मैं यहाँ प्रेजेंट करने वाला हूं दोस्तों। तो चलो देखते हैं और कुछ बात में करेंगे। आईआईपी यानी क्या? क्विक एस्टिमेटेड ऑफ इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि हमारे भारत के यहाँ लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनियों के जो प्रोडक्शन होते हैं उसके डेटा को कंबाइन करके जो एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिसका बेस ईयर 2010 और 11 है, उस इंडेक्स को 100 मान के उसके बाद का जो प्लस माइनस को कंसीडर करके जो इंडेक्स बनाया जाता है उसको आईआईपी डेटा बोलते हैं। उससे हमें क्या फायदा होता है, चलो देखिए दोस्तों।
ये इंडेक्स जो बनाया है तो मेरे पास ये मंथ टू मंथ इंडेक्स आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है दोस्तों। ये इंडेक्स जो हमें अप्रैल में 126 दिखा रहा है, इस जुलाई में 135, पूरे महीने में उतार चढ़ाव जो आया है ये आपके सामने है दोस्तों। ये हर महीने की 12 तारीख को रिजनरेट होता है और करंट मंथ से 2 महीने पीछे का डेटा हमें मिलता है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए मेरे को। इसके अलावा यहाँ मैंने देखा कि ईयर टू ईयर मतलब कि पिछले जुलाई से इस जुलाई में मुझे 2.4% का ग्रोथ दिखा, लेकिन ये पिछले जून महीने और जुलाई महीने में मुझे 2.4% का थोड़ा डिग्राफ मतलब घटा हुआ दिखा। लेकिन मैं जो 4 महीने का क्वार्टर का कंसीडर करता हूँ, यानी कि अप्रैल मई जून और जुलाई, ये चारों महीने के क्वार्टर को पिछले 4 महीने से क्वार्टर से जब कंसीडर करता हूँ तो मुझे 13% का ग्रोथ इस टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में दिखने मिला। अब देखिए दोस्तों, ये जो पूरा इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में किस चीज में क्या हुआ इसका भी ये एनालिसिस है। तो अब इसके 3 अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि पहला है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मुझे ईयर टू ईयर में 2.3% का ग्रोथ, मंथ टू मंथ में -4.1 और क्वार्टर के हिसाब से 13% का ग्रोथ दिखने को मिला। तो ये जो ग्रोथ दिखा इसको मैंने लिस्टेड कंपनी यानी कि हमारे बीएसई के पावर इंडेक्स के साथ एक थोड़ा कंपैरिजन करने को चाह के भाई उसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, पिछले 10-12 सालों से ये जो पावर इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों ये जो पावर इंडेक्स है ये सेल्स का फिगर नहीं दिखा रहे हैं, ये प्राइस इंडेक्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ मतलब पावर में कंजम्पशन तो था, उसमें डिमांड तो थी, लेकिन फिर भी इस इंडेक्स में मूवमेंट क्यों नहीं आ रही थी? इसकी वजह है दोस्तों उसके ये जो इस इंडेक्स के अंदर जो लिस्टेड कंपनियां है दोस्तों, ये सब डेप्थ बर्डन थी, तो उसका डेप्थ की वजह से उसमें मूवमेंट आ नहीं रही थी डिमांड होने के बावजूद भी। लेकिन ये पिछले 2 सालों से डिमांड के साथ उसकी डेप्थ भी कम होने लगी और डिमांड इतनी जबरदस्त आने लगी कि ये अपने पिछले 2008 के हाई को ब्रेक करके नए हाई की ओर जोन में जा रहा है। तो ये वजह है पावर इंडेक्स की। ये मुझे इस इंडेक्स से उसमें मैंने कुछ कंपनियां जैसे कि मार्केट कैप के हिसाब से कुछ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे लिया है, ऐसा स्पेसिफिकली कोई कंपनी का इंडेक्स नहीं है, लेकिन ये किस किस कंपनी को कैसे देखना है इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे मार्केट कैप के हिसाब से जो ऊपर की कंपनियां उसको लिया, यानी कि अदानी ट्रांसमिशन को देखिए दोस्तों, ये पिछले साल 12% का सेल्स ग्रोथ था, जबकि इस क्वार्टर में 11% का, या अदानी ग्रीन में 74% का, इस क्वार्टर में 67% का, अदानी पावर में 12% का, जबकि इस क्वार्टर में 109%। तो इस तरह का ये हम ग्रोथ हमारी कंपनियों में कैसे आता है ये हम ऐसे देख सकते हैं ये डेटा के हिसाब से। अब आते हैं दूसरा डेटा आता है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग के डेटा के अंदर मुझे ईयर टू ईयर में 3.2 का ग्रोथ दिखा, मंथ टू मंथ में थोड़ा सा घटा हुआ है -1.2, लेकिन ये जो क्वार्टर टू देखे तो 10% का इसमें मुझे इजाफा दिखा। तो इसका इंडेक्स से भी अगर कंपैरिजन करूं तो ये भी एक नए हाई की ओर जा रहा है। ये मैं पिछले क्वार्टर से हिसाब से देखूं तो उसमें भी बड़ा इजाफा दिख रहा है दोस्तों। अब मैं देखूं उसकी रिलेटेड कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियां है उसमें देखूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो इसमें 50% का सेल्स क्वार्टर में 57% का, यूनिलीवर में 13% का, क्वार्टर में 20% का, एशियन पेंट में 32 और 5, मतलब ये पिछले एनुअल के हिसाब से क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ये इंडेक्स में भी पता चलता है और इंडिविजुअल कंपनी के सेल्स के एनुअल रिजल्ट में भी हमें पता चलता है। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट आता है क्वार्टरली आता है, यानी कि 3 महीने के बाद। तो ये जो में आईआईपी का डेटा है हर मंथ के आता है, जीडीपी का डेटा 3 महीने आता है। तो ये आईआईपी का डेटा से हमें क्या पता चलेगा कि चलो मैन्युफैक्चरिंग में ये जो हर महीने, यानी कि ये जुलाई क्या है, अब अगर ये दूसरे महीने अगस्त में आ जाएगी तो यानी कि हमारा H1 का जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर के बाद आएगा। तो ये H1 का जब रिजल्ट आएगा तो हमें पहले से पता लग जाता है कि मेरी कंपनी में सेल्स ग्रोथ बढ़ के आने वाला है या घट के। तो ये आईआईपी से हमें पता चल जाता है दोस्तों, इस तरह का ये इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं दोस्तों माइनिंग में -3.4% का थोड़ा घटा हुआ है, मंथ टू मंथ में 11% का, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर 6.1% का ग्रोथ दिखा है। इसके अंदर रिलेटेड की ऑल इंडिया जो कि क्वार्टर में 24 एनुअल में 24% का सेल्स ग्रोथ, यानी कि क्वार्टर में 39% का, जीएमडीसी में 112 का और 132 क्वार्टर में, इस तरह का ग्रोथ हम इस कंपनियों में देख सकते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल यूजेस बेसिस पे उसको 6 अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया, जैसे कि प्राइमरी ग्रुप यानी कि जो प्राइमरी बेसिस आती है, जो इसका बारे में मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रेजेंटेशन में किया था कि कौन किस चीज को इसमें समावेश किया जाता है। अब देखिए मैं यहाँ इसको एक जीडीपी से कंपेरिजन करता हूँ, जो कि एवरेज
3 महीने में आता है। तो जीडीपी में जब लास्ट रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी आई थी, उस टाइम हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कुछ एस्टिमेशन दिए थे, जिस एस्टिमेशन के हिसाब से उसने क्वार्टर वन में 60% का ग्रोथ का उम्मीद रखा था, जबकि एक्चुअली 13.5% का ग्रोथ आया। इसके मुताबिक हमारे आईआईपी का क्वार्टर में 12 से मतलब 13% के नजदीक आया, यानी कि जीडीपी के जो एक्सपेक्टेशन है उसी के बराबर हमारा आईआईपी का डेटा है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी उम्मीद 6.20% की है। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कैसे है? तो अभी ये जून और जुलाई का है, जुलाई और अगस्त का देखने के बाद हम उसको कंपेयर करके सितंबर में क्या हो सकता है ये हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर प्राइमरी गुड्स में 11% का ग्रोथ दिख रहा है, जबकि मंथ टू मंथ में 3% का ग्रोथ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी गुड में जैसे कि आईओसी, एग्रोविथ, अवंती विथ, डोडला डेयरी, ऐसी कुछ कंपनियां आती है। ये प्राइमरी कंपनियां प्राइमरी गुड्स में गिना जाता है, जिसमें हमें 66% का ग्रोथ एनुअल में और क्वार्टर में 93% का ग्रोथ दिखा है। एग्रोवेट में 32% एनुअल और 26%, अवंती फीड में 40% और 11%। तो इस तरह का हम देख सकते हैं। अब आता है दूसरा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड में देखिए दोस्तों, हमारे जो आईआईपी के 13% के कंपैरिजन में बहुत सारा ग्रोथ दिखाई दिया क्वार्टर टू क्वार्टर में 23% का, या और मंथ टू मंथ भी देखिए 2% के कंपैरिजन में 6% का ग्रोथ, यानी कि डबल ग्रोथ। ये भी अच्छी बात है, वो भी हमारे जो जीडीपी के एस्टिमेटेड से उससे भी अच्छा। तो उसमें क्या देखिए, देखो ये इसका रिफ्लेक्शन हमें मुझे प्राइस एक्शन बीएससी का जो कैपिटल गुड्स इंडेक्स है उसमें भी दिखने देगा। ये भी देखो नया हायर हाई लगा रहा है। पिछले कुछ दशकों से जो नहीं चल रहा था ये कैपिटल गुड्स, लेकिन अब लास्ट 2-3 वर्ष से ये जो नई डिमांड आ रही है कैपिटल गुड्स की कंपनियां क्यों कर रही है, क्योंकि अभी अभी मेक इन इंडिया के अंतर्गत कुछ नए मोदी जी ने कुछ स्टेप्स लिए, इसके अंतर्गत कुछ नई स्कीमें लॉन्च हुई है। इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट इस कंपनियों को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट हमें इस प्राइस में भी दिख रहा है, इसका सेल्स में भी दिख रहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंस है ये हमें आईआईपी के डेटा से पता चलती है दोस्तों। इसके रिलेटेड कुछ कंपनियां जो मार्केट कैप के हिसाब से मैंने यहाँ ली है, एग्जाम्पल के तौर पे लिए है कि उस कैपिटल के इसके सेल्स में जो आईआईपी में दिखाई दिया उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या मेरी कंपनी में भी आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हर जैसी कंपनी जो 124% का ग्रोथ दिखाई दिया, बीईएल में 90% का, एबीबी में 50% का। तो इस तरह की कंपनियों में हमारी इंडिविजुअल कंपनियों में ये सेल्स ग्रोथ ये आईआईपी के डेटा से कंपैरिजन करके देख सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब आता है इंटरमीडिएट यानी कि जो बेसिक और प्रोडक्शन जो होती है उसके बीच की जो प्रोडक्ट होते हैं उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जैसे कि सोल्ट आता है, शुगर आता है, तो इस तरह की चीजों को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, जो कि इस क्वार्टर में 10% का ग्रोथ इससे अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 8.6 यानी कि 9% का ग्रोथ, मंथ टू मंथ 4% का ग्रोथ दिख रहा है, जो भी एक अच्छे की निशानी माना जाता है। उसमें भी अगर मैं देखा हूँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ अदानी ट्रांसमिशन जिसमें 12% का और क्वार्टर में 11% का, अदानी ग्रीन 74% यानी कि 67% का, एलएनटी में 22% का और इंडिगो में 32%। तो इस तरह का सेल्स ग्रोथ में दिखाई दिया। अब आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल। देखिए दोस्तों, जो हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी आईआईपी और जीडीपी के जो क्वार्टर वन के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो इस तरह की जो कंपनियां यानी कि 20% का ग्रोथ इसमें दिखाई दिया है। इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल के इंडेक्स में भी मुझे दिख रहा है। और हाँ देखिए, यहाँ बीच में जो 2 महीनों में इंडेक्स गिरा था, इसकी वजह क्या है ये मालूम है आपको? आप बोलोगे कि आपके डेटा में तो ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन ये 2 महीना, तो इसकी वजह है दोस्तों इन्फ्लेशन। हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन की वजह कंज्यूमर ड्यूरेबल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। हमें पता है कि महंगाई बढ़ती है, उसका प्रोडक्शन खर्च में एक्सपेंस होता है, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। ये सब इफेक्ट इस कंज्यूमर ड्यूरेबल की आइटम्स में होती है दोस्तों। तो इसकी वजह से इसमें भी ये इफेक्ट, लेकिन धीरे धीरे जब ये कंट्रोल में आएगा तो देखिए इस टाइम हमें इस मंथ में भी हमें थोड़ा दिखाई दिया कि डब्ल्यूपीआई थोड़ा घट के आया है। तो आने वाले जो महीने फेस्टिवल सीजन में है, तो फेस्टिवल सीजन में इस इंडेक्स के रिलेटेड कंपनियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये आने वाले समय में हम इसके रिलेटेड कंपनियों को वो ट्रैक में रखते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि टाइटन देखिए दोस्तों, 172% का सेल्स ग्रोथ है, हेवल्स में 63% का, आदित्य बिरला फैशन में 24। तो देखिए कि मंथ टू मंथ के कंपैरिजन में क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया। ये हमें 3 महीने पहले पता चल जाता है, ये जब रिजल्ट आता है उससे पहले जब हम ट्रैक करते हैं। तो इस तरह की कंपनियां जब किसी भी कोई न्यूज की वजह से जब बाजार गिरता है, तो इस तरह की कंपनी में हम अपना निवेश करके इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कि जो यूजेस और यूज एंड थ्रो हो जाती है, जैसे कि कोलगेट पेस्ट, ये जो
यूज मतलब लंबे समय तक जो नहीं रखती है उस तरह की कंपनियों को नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल में। अब इंडिविजुअल सेक्टर के बारे में हम देखिए दोस्तों, एक जैसे कि ये जो मैंने बताया वो 6 सेक्टर थे, इसके अलावा अलग अलग सेक्टर के अंदर जो दिखाई जैसे कि बेसिस ऑफ मेटल, देखिए दोस्तों इसमें वेटेज के हिसाब से मैंने उसको फिल्टर किया है। यहाँ पर यहाँ जो दिखाई दे रहा है व्हाइट में, ये इसका वेट, ये इंडेक्स के अंदर वेटेज दिया गया है, यहाँ 13% का वेटेज दिया है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा 8.8% यानी कि कंपेरेटिवली जो मेरा आईआईपी के डेटा है इससे थोड़ा ग्रोथ कम दिख रहा है। इसमें अच्छा ग्रोथ किसमें दिख रहा है, देखो व्हीकल, ट्रेलर, सेमी ट्रेलर, इस तरह की कंपनी में 30% का ग्रोथ दिख रहा है। मेटालिक मिनरल्स में 11% का ग्रोथ दिखा है। केमिकल की कंपनियां दोस्तों 12%, मतलब ये आईआईटी के डेटा के बराबर। पेट्रोलियम के भी 13% का ग्रोथ, क्योंकि पेट्रोलियम तो इंडिविजुअल बेसिक नीड्स होती है सब में, तो ये इसकी वजह से ये ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। इसको एक इंडेक्स के कंपैरिजन में देखो दोस्तों कि मेटल इंडेक्स में देखो कि इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो ये इंडेक्स में भी हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये 8.8 जो कि हमारा 12 से 13% का ग्रोथ है, तो ये इंडेक्स में दिख रहा है। इसके बाद आता है केमिकल की। केमिकल में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, तो केमिकल की कंपनियों में देखिए दोस्तों 12 से 13% का ग्रोथ, यानी कि पीडीलाइट में 60% का क्वार्टर टू क्वार्टर, एसआरएफ में 44, गुजरात फ्लोरो 46%, 16। तो ये इस तरह के ये सेक्टोरियल में, इस सेक्टोरियल में देख के उसके ग्रोथ को कंपेयर करके इस सेक्टर की कंपनियों को हम अलग से इस, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे मार्केट कैप के हिसाब से लिया है, नोट मतलब इनडायरेक्टली इसके रिलेटेड ही है ऐसा नहीं। मार्केट कैप के हिसाब से मैंने यहाँ सेक्रीफाइस करे फिल्टर करके कुछ कंपनियों को, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि भाई केमिकल में क्या है, कैपिटल गुड में कौन सी कंपनी है, ये आप लोगों को पता चले इसके लिए मैंने यहाँ उन लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अब आते हैं दोस्तों फार्मा, -6 गिरा है, क्यों? ये हमें फार्मा इंडेक्स में पता चल जाता है दोस्तों, क्योंकि फार्मा में अभी डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं होने की वजह से फार्मा इंडेक्स चलता नहीं है। इसके लिए अच्छी कंपनियां भी, जैसे डीवीज जैसी कंपनियां भी अपने हाई से नीचे आ गई है, तो ये पता रहना चाहिए। आईआईटी से हमें पता चलता है दोस्तों कि ये नहीं चलती है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही नहीं चलता है, तो कैसे चलेगी दोस्तों? तो ये हमें आईआईटी से पता चलता है। जैसे कि अभी ऑटो, जैसे कि ट्रेलर व्हीकल के अंदर जो दिखाई दिया 30% का, तो मारुति में देखिए क्वार्टर में 49% का ग्रोथ, एमएनएम में 48% का, आइसर में 72% का, टीआईडीएस में। तो देखिए दोस्तों ये अभी पता है ऑटो इंडेक्स नई हाई की ओर जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये इसके सेक्टर में, इसके रिलेटेड कंपनियों में सेल्स ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। सेल्स, जब तक ये सेल्स ग्रोथ नहीं दिखाएंगे कोई भी सेक्टर आगे नहीं चलेगा, कोई भी कंपनी आगे नहीं चलेगी। हमें अगर आगे बढ़ना है तो सेल्स को बढ़ाना ही होगा। जब तक सेल्स नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट, बाकी सब पैरामीटर इसके बाद आते हैं। पहले सबसे बड़ा जो पीयूष सर ने बोला है, सबसे बड़ा पैरामीटर सेल्स हो, तो ये हमें रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों ये यहाँ से। इसके बाद और भी देखिए 43% का, ब्रिवरेजेस में 46% का, और जो फर्नीचर की आइटम है यहाँ पर तो उसको भी 47% का। तो इस तरह का ग्रोथ हमें दिख रहा है। तो कम ग्रोथ इसमें प्रिंटिंग मटेरियल जो पेपर प्रोडक्ट है इसमें सिर्फ 3% का। तो हम इंडिविजुअल देखिए कि मान्यवर जैसी कंपनियां है, वेदांता फैशन देखिए 108% का ग्रोथ दिख रहा है इसे। पेज इंडस्ट्रीज 167% का सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर का। गोकुलदास, तो इस तरह की कंपनियां का जो जैसे देखिए 43% का पूरा ग्रोथ है, इसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर में जो रिफ्लेक्ट हुआ है, ये रिफ्लेक्शन हमें इस सेक्टर की कंपनियों पे दिखने रहा है। ऐसे देखिए दोस्तों, मैं फर्नीचर की जो कंपनी है इसमें भी 28% का एनुअल, इसके सामने 50% का, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, मोल्डेक टेक, मतलब ये एक एग्जांपल के लिए कि इस तरह की कंपनी आती है, इसके लिए मैंने लिया है। जिसके अब हटे एक और, जैसे आईआईटी का डेटा का इंडेक्स होता है, इसी तरह बेसिक जो मटेरियल होते हैं उसका 8 प्रोडक्ट को एक मिला के 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स बनाया जाता है। इसका वेटेज आईआईटी के अंदर 40% का होता है, इसलिए इसका भी इंपॉर्टेंस है। तो पिछले एक साल का जो मैंने यहाँ दिखा है, तो इस साल में पिछले जुलाई से 4.5% का ग्रोथ इसमें दिखाई दे रहा। ये जो अलग अलग चीज से बना है, जिसमें से आता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि कंपेरेटिवली आईआईटी से 13% के सेम दिख रहा है। सीमेंट में भी 13% का ग्रोथ, वो भी अच्छा है। स्टील में 6.5, मतलब कि आईआईटी से कम, आधा दिखा रहा है, तो ये इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजर में देखिए 11% का, पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। इसीलिए तो हमें देखने को मिल रहा है कि फर्टिलाइजर की कंपनियां नया हाई लगा रही है, ये डिमांड की वजह ही दिख रही है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 12% का, नेचुरल गैस में 3.5% का, क्रूड ऑयल में 0.5% का घटा हुआ है। कोल में पिछले कुछ दिनों से जो विदेश में कुछ पावर के जो प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से कोल की जो डिमांड बढ़ रही है, तो ये डिमांड का रिफ्लेक्शन मुझे आईआईपी में दिख रहा है और कोल इंडिया जैसी कंपनी के अंदर भी मुझे दिखा रहा है।
अब आते हैं दोस्तों सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका डायरेक्ट कंपनी से लेना देना नहीं है, इसका यूजर्स यानी कि हम इंडिविजुअल जो तो खरीदार है उसमें ये इफेक्ट करता है। देखिए दोस्तों, पिछले एक साल से ये इंडेक्स पिछले अगस्त में 5.5% था, जबकि ये 7% पे आ गया। बीच में हाईएस्ट इन्फ्लेशन 8% के नजदीक यानी कि अप्रैल में आया था। तो ये वजह है हमारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल कर रही है, आगे बढ़ाने नहीं दे रही है, उसका एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह से हम कुछ जो मूवमेंट होनी चाहिए ये नहीं दिख रही। जब तक ये इन्फ्लेशन नहीं काबू में आएगा तो हम यहाँ पर ही थोड़ा रुकेंगे, ये सब मिलेगा। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स उसमें तो बहुत इजाफा हुआ है। देखो अभी 7.62% का इजाफा, पिछले साल पिछले अगस्त में 3% का था। तो फूड में बहुत महंगाई दिख रही है दोस्तों। अब आता है डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये जो प्राइस इंडेक्स होता है ये जत्थाबंद परचेस के ऊपर लगता है, यानी कि इसका इम्पैक्ट हमारी कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी में पड़ता है, क्योंकि जो परचेस जो रॉ मटेरियल्स करते हैं उसकी जो प्राइस का जो इफेक्ट है इसके ऊपर आता है। तो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स है वो कंपनियों के परचेस है। अब देखिए दोस्तों, इसमें डब्ल्यूपीआई इंडेक्स मंथ टू मंथ घटा है 0.30%, जबकि ईयर टू ईयर 14% से बढ़ा है। ऐसे ही डब्ल्यूपीआई देखिए इंडिविजुअल फूड आर्टिकल में भी -2.7% से घटा है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर 60% से। अब रूरल में भी -6 हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में -0.4 हुआ है, और फूड आर्टिकल जिसमें 0.2 पॉइंट घटा हुआ है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर था। तो ये जो चीज जिस सेक्टर में ये डब्ल्यूपीआई घटकर आया है, इसकी इफेक्ट आने वाले क्वार्टर में हमारे कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रॉफिट मार्जिन में दिखने वाली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये हमें पता चलता है इस तरह के एनालिसिस, इस तरह के स्टेटिस्टिक को स्टडी करने से। ये एवरी मंथ आता है दोस्तों, तो इसका मैंने याद किया। तो ये जो मैंने लिया है ये कंपैरिजन करने के लिए लिया है दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ लास्ट एंड आखिरी, पिछले एक साल से निफ्टी अपने क्वार्टरली हाई को ब्रीच नहीं कर रही है, बार बार जाती है फिर नीचे आ जाती है, बार बार जाती है फिर नीचे आ जाती है। इसकी वजह मैंने कुछ निकाली, मैंने कंक्लूजन निकाला कि भाई ये क्यों मतलब ये ब्रेक क्यों नहीं कर रही है। तो इसकी वजह को मैंने यहाँ कुछ मतलब अपने जो डेटा है उसको डायरेक्टली सेक्रीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करने का एक प्रयत्न किया है। ऐसा नहीं है कि मैं सही हूं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट मुझे जो लग रहा है मैं आपके सामने दिखाता हूँ। कि देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमारी महंगाई पिछले साल में 14% से बढ़ी है। देखिए दोस्तों, पिछले अगस्त में 136 थी, जो ये अभी 145 154 है, यानी कि 14% से महंगाई बढ़ी है। इसके मुताबिक अगर हम आईआईपी के डेटा में देखें तो सिर्फ 2.36% का बढ़ावा हुआ है। मतलब कि जितनी महंगाई बढ़ी है इसके कंपैरिजन में हमारा आईआईपी का ग्रोथ तो इतना हुआ नहीं है। तो जब तक ये महंगाई काबू में नहीं आएगी तो ये ग्रोथ भी नहीं दिखेगा। तो इसकी वजह से निफ्टी नया हाई करने के लिए ट्राई करती है, लेकिन छा नहीं रही है। देखिए इस महीने थोड़ा घट के आया है आईआईपी, और आने वाली डिमांड भी बढ़ी है। तो हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे ही ये कंट्रोल में आएगा डब्ल्यूपीआई, जैसे भी हमारी डिमांड और बढ़ेगी, तो हम डेफिनेटली ये क्वार्टरली हाई को कूदा देंगे और नए हाई की और निफ्टी को आने वाले समय में देखेंगे, जो कि हम हमारे पीयूष सर का जो एक अंदाजा है कि वहां आने वाले समय में ये 18,000 के ऊपर जाने वाला हो सकता है। ये एक मेरा प्रयास था दोस्तों। इस प्रेजेंटेशन को, ये जो सब मैंने डेटा लिया है दोस्तों, ये गवर्नमेंट की रेप्यूटेड वेबसाइट से, यहाँ मैंने उसका एड्रेस भी दिया है। वो कब आता है ये सब, ये मैंने डेटा चार्ट में लगा के रखा है, जिसको यूज करना चाहे वो ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये एक मेरा सिंपल सा मेरा नॉलेज का प्रयास ना था अपने आप में आपके सामने प्रेजेंट करने का। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए इस चैनल को, प्रॉफिट फ्रॉम इट को, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम पीयूष सर की वजह से। तो थैंक यू पीयूष सर, और लाइक कीजिए, और आपकी कमेंट मेरे लिए और नेक्स्ट मंथ के लिए कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर। राइट अशोक भाई, आपने जो यहाँ पे जो प्रेजेंट किया, आपने बोला कि चलो प्रॉफिट फ्रॉम इट की वजह से, और प्रॉफिट फ्रॉम इट ने सिखाया है, देखो उस पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और आपने की और बहुत ही बढ़िया डेटा बनाया है। देखो आपके डेटा के आधार पे हमको इतना पता चलता है कि देखो आईआईपी यानी कि जो मूल डिमांड बताता है, डिमांड अच्छी है इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि अभी के जो जुलाई के जो डेटा आए वहां पे डिमांड थोड़ा कम आया है, तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड जो पूरे हाल है, हमारा भी जो भी इन्फ्लेशन है वो कम होके नहीं आया। हाँ सर, बिल्कुल, वो सब डेटा में दिख ही रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से ये करेक्शन कंटिन्यू है। अब आने वाले समय में डिमांड अगर अच्छा रहता है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है, तो कोई डाउट ही नहीं है हम जबरदस्त तेजी यहाँ से करने वाले हैं। आपके डेटा में हाँ बोलो
फेड ने भी यही बोला कि वो ये रेट इसीलिए हाइक करे कि उसको इन्फ्लेशन को 2% तक ले जाना है। मतलब जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा, क्योंकि सर गवर्नमेंट ये कर रही है कि डिमांड मतलब जो किसी भी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा हमारी डिमांड बढ़ेगी और डेफिनेटली हमारी कंपनियां ग्रो करेगी। जो सेंट्रल बैंक्स होती है उनका पहला गोल होता है ग्रोथ लाना, पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तो उनका रोल है ही। यस सर, अभी ग्रोथ को ध्यान में रख रहे थे, अभी तक ग्रोथ ही फोकस था, पर अब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो इन्फ्लेशन को इंडिया में हम अगर अपने भारत की भाषा में बोले तो 6% पे अगर आता है तो हम बोलेंगे कंफर्टेबल आ गया। यस यस सर, राइट। अभी 6% भी नहीं है, ज्यादा है, मतलब कंफर्टेबल जोन से ऊपर है इन्फ्लेशन। 6% के अंदर जाएगा कंफर्टेबल, और 4% अपना कंट्री का टारगेट इन्फ्लेशन है। राइट। आपके डेटा में आपने जो ब्रॉडर वे पे जाके जो अलग अलग सेक्टर का बताया, ये भी बड़े काम लग सकता है। अपने को पता रहे कि भले प्रॉब्लम चल रहे होंगे कुछ सेक्टर में, पर कोई सेक्टर में डिमांड है तो कोई चिंता की वहां पे बात नहीं है, उनके धंधे बढ़ने वाले। बराबर सर, ये डेटा से मुझे एक पता ये चला कि जैसे कि इस सेक्टर में डिमांड है, लेकिन किसी जैसे कि सर आज देखिए, आज वो फेड की वजह से मार्केट गिरा, तो उस टाइम हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारी अच्छी कंपनियां है सर, हमें पता है कि फेड से और मेरी वोल्टास से क्या ले देना है। अगर वोल्टास में ग्रोथ दिख ही रहा है तो आने वाले समय में मिले तो वो बाइंग जोन पे आया तो मैं उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करूंगा। तो ये पता चलता है कि डेटा से हमें पता चलता है कि भाई किसमें ग्रोथ है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी, जैसे कि ये जो कोई नेगेटिव न्यूज है ना, हमारे लिए एक बड़ा बिग सेल हो जाता है, सस्ते में मिलता है और इन्वेस्टर तभी भागते हैं। लेकिन अगर जैसे कि ये हमारा वीडियो देखेगा एवरी मंथ, में प्रयत्न करूंगा कि इस टाइप के वीडियो को, तो धीरे धीरे सब देखिए, मुझे लगता है कि इससे पहले जब से आपने प्रॉफिट फॉर्म ने जब से ये चालू किया है, तो सर अगर हम सर्च करते हैं ना अपने यूट्यूब में, तो भी आईआईपी के जैसा लिखते हैं, ऐसा रिलेटेड वीडियो बहुत कम मिलते हैं। जो हम ये जो आपका प्रयत्न है लोगों के सामने कुछ नया दिखाने का, ये प्रॉफिट फॉर्म का जो आपका जो एक नजरिया है, अब जब लोग सिर्फ एनुअल रिजल्ट से पहले आईआईपी को और आईआईपी के जैसे डेटा को ट्रैक करने का प्रयत्न करेगा, और आपका सर इसमें बहुत अच्छा एक मुझे जो सपोर्ट मिलता है आपका, जो ये मेरे लिए सर बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, मैं इसके लिए आपका बहुत अशोक भाई। और इन्हीं चीजों को कंटिन्यू करते जाइए, राइट, और डेटा एनालिसिस कीजिए, अपने आप सब चीजें बाहर निकल के आएगी। बराबर ना? राइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अशोक भाई सुनागरा ने जो एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस आपको जरूर आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काम लगेगा। राइट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, टिल नेक्स्ट डेटा। धन्यवाद।